पिछले लेक्चर में हमने अभी किया था कि क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, ठीक, और ये किसके ऊपर निर्भर करता है। क्वथनांक उन्नयन किसके ऊपर निर्भर करता है? उन्नयन मतलब वृद्धि। तो किसी भी शुद्ध विलायक की तुलना में उस विलयन का जिसके अंदर हमने क्या मिला रखा है, अवाष्पशील विलय, उस विलयन का क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है बजाय किसके? शुद्ध विलायक। ठीक है, वो हमने अभी पिछले लेक्चर में बताया। उसके लिए हमने एक ये डायग्राम बनाया था। इसके आधार पर हमने निकाला है कि प्रथम विलयन है, यहां पर एक किस किस के बीच डायग्राम है, वाष्प दाब और ताप के बीच। और हमने क्या ले रखा है? एक तो शुद्ध विलायक ले रखा है, एक विलयन ऐसा ले रखा है जिसकी सांद्रता विलयन सेकंड से क्या है? कम है, और विलयन सेकंड की सांद्रता क्या है? और ज्यादा है उससे। शुद्ध विलायक, उससे थोड़ा सांद्र विलयन और सबसे सांद्र विलयन। तीन तरीके के विलयन ले रखे हैं, दो विलयन और एक विलायक। और हमने वाष्प दाब और ताप के बीच एक ग्राफ बनाया, तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ठीक, अब इसमें त्रिभुज GHJ किसके बराबर होगी? GIK के। त्रिभुज GHJ GIK के बराबर होगी। ज्यामिति के नियमानुसार GH अपॉन GI किसके बराबर होगा? GH अपॉन GI किसके बराबर होगा? GJ अपॉन GK। GJ अपॉन GK। यहां पर GH क्या है? GH ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक, विलयन प्रथम का क्वथनांक, इन दोनों का अंतर। यानी कि शुद्ध विलायक में विलय मिलाने पर ये जो प्रथम विलयन बना है, इसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई? वो किसके बराबर है? GH के। और उसको हमने किससे लिख रखा है वृद्धि को? डेल T B1। तो GH है हमारा, वो किसके बराबर होगा? डेल T B1। GI, अब हमने इस विलयन में और विलय मिला दिया, और सांद्र विलयन बन गया, ये द्वितीय विलयन बन गया। तो इस द्वितीय विलयन का क्वथनांक कितना है? T2। तो द्वितीय विलयन के क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई? GI के बराबर। तो द्वितीय विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल TB किसके बराबर है? GI। तो GI की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल TB2 द्वितीय विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। ये किसके बराबर होंगे? GJ। GJ क्या है? यहां पर G किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलायक का। इसमें विलय मिलाने पर इसका वाष्प दाब कितना हो गया कम होकर के? P1, क्योंकि ये विलय मिलाने पर किसी भी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो इस प्रथम विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया हमारा? P1। इन दोनों का अंतर किसके इक्वल होगा? GJ। तो वाष्प दाब में कमी P0 माइनस P1 किसके बराबर होगी? GJ। लेकिन किसके वाष्प दाब में? प्रथम विलयन के वाष्प दाब में कमी, विलयन फर्स्ट के। तो विलयन फर्स्ट के वाष्प दाब में कमी को हम किससे लिखते हैं? डेल P1। और GK, ये किसके बराबर होगा? GK। अब हमने इस विलयन में क्या किया था? और विलय मिला दिया, कंसंट्रेट और ज्यादा सांद्र विलयन बना दिया, विलयन सेकेंड। इसका वाष्प दाब कितना है? T0 टेम्परेचर पर, सेमी टेम्परेचर पर P2। तो इसके वाष्प दाब में कमी कितनी होगी? P0 माइनस P2। तो P0 माइनस P2 किसके इक्वल होगा? GK के, जिसको हम किससे लिखते हैं? डेल P2। डेल P2। तो डेल P1 क्या है? प्रथम विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। डेल B2 क्या है? द्वितीय विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। ये इनका रेशो किसके बराबर होगा? प्रथम विलयन के क्वथनांक में अवनमन बटा द्वितीय विलयन के क्वथनांक में अवनमन। अब अगर हम इसको इन दोनों को
पी नोट से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं उसको। क्या कर दिया हमने, डेल P1 अपॉन पी नोट, डेल P2 अपॉन पी नोट लिख सकते हैं। या हम एक सिंपली इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि वाष्प क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होगा, डेल P अपॉन पी नोट। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल TB किसके समानुपाती होगा, डेल P अपॉन पी नोट। एक ही सामान्य फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके आधार पर। और हमें पता है कि डेल P क्या है, वाष्प दाब में अवनमन कमी। पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो ये हमने पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर में कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में अंतर और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। और ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न के। किसके बराबर होगा ये, x1। x1 क्या है, विलेय की मोल भिन्न। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, डेल TB बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन किसके समानुपाती होगा, x1, यानी कि विलेय की मोल भिन्न के। या समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया AX1, और x1 क्या है हमारा, विलेय की मोल भिन्न। विलेय की मोल भिन्न क्या होती है, मान लिया किसी विलयन में विलेय के स्मॉल n है, विलेय के कितने मोल हैं, स्मॉल n, और विलायक के कितने मोल हैं उस विलयन में, कैपिटल N। तो विलेय के तो कितने मोल हैं, स्मॉल n, और विलायक के कितने मोल ले रखे हमने, कैपिटल N। तो विलेय की मोल भिन्न क्या होगी, विलेय की मोल भिन्न क्या होगी, विलेय के मोल यानी कि स्मॉल n बटे कुल मोल कितने, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो x1 हमारी किसके बराबर होगी, विलेय की मोल भिन्न किसके बराबर होगी, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगर विलयन तनु है तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन स्मॉल n बटे कैपिटल N। ये किसके लिए है, तनु विलयन के लिए। विलयन कैसा होना चाहिए, तनु। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, डेल क्या लिख सकते हैं, डेल P वाष्प दाब क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर होगा हमारा, A तनु विलयनों के लिए n अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। यहां पर n क्या है, विलेय के मोल, कैपिटल N क्या है, विलायक के। अगर मान लिया किसी पदार्थ में, किसी विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, W1 ग्राम, और उसका भार मोलर सांद्रता कितनी है उसका, M1। तो M बराबर क्या हो गया, W1 M1। और उस विलयन में विलायक का भार कितना है, W0 ग्राम,
और उसकी मोलर शक्ति कितनी है, m नॉट। तो n बराबर क्या हो गया, तो इनकी जगह n और स्मॉल n और कैपिटल N की जगह हम ये रख सकते हैं। तो डेल टी बी इक्वल्स टू क्या हो गया, a ये आ गया। अब हमें पता है कि कोई भी विलायक लेंगे, जैसे जल ले लिया, तो जल का अणुभार तो निश्चित रहेगा, तो m नोट की वैल्यू तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो विलायक के लिए m नोट कैसा होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो एक तो ये स्थिरांक हो गया हमारा और एक ये स्थिरांक है। तो इन दोनों स्थिरांक की जगह में एक नया स्थिरांक लिख सकते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्मॉल के। क्वथनांक इसको क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, एक नया स्थिरांक लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी डब्ल्यू। देखिए नया फॉर्मूला है। अगर n W1 अपॉन M1 कितना हो, अगर W1 अपॉन M1 ये क्या है, विलय के मोल। अगर विलय के मोल कितने हो, एक, W नोट क्या है, विलायक का भार कितना ले रखा है, ये एक मोल किस में घुले हुए हैं, विलायक कितना हो हमारा, 1 ग्राम। तो डेल टी बी हमारा किसके बराबर होगा, के बी के। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कब होगा, जब विलय के मोल कितने हो, 1 मोल हो और वो एक विलायक कितने ग्राम हो हमारा, 1 ग्राम। तो क्वथनांक उन्नयन है वो किसके बराबर होगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के, जिसको हम क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। लेकिन 1 मोल किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम विलायक में घोलना क्या होता है, बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है कि 1 मोल को हम किस में घोल लें, 1 ग्राम विलायक में और विलयन बना लें। तो हम क्या लेते हैं, मोलल विलयन लेते हैं, यानी कि 1 मोल को हम किसके अंदर मिक्स करेंगे, किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, 1000 ग्राम विलायक। तो क्या लेंगे हम, विलायक कितना लेंगे, 1 की जगह 1000 ग्राम। तो हमारा डेल टी बी क्या लिख सकते हैं हम, के बी, कैपिटल के बी, एक नया स्थिरांक आ जाएगा W1 अपॉन M1, और कितना ले लिया हमने, ये 1000 विलायक कितना ले लिया हमने, 1000 ग्राम। तो यहां पर जो स्थिरांक होगा वो एक नया स्थिरांक होगा। इस स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, कैपिटल के बी, एक नया स्थिरांक है जिसको हम क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहां पर के बी क्या है, मोलल उन्नयन
स्थिरांक। इस तरीके से हम, अगर हमें वाष्प दाब में क्वथनांक में उन्नयन अगर पता है तो हम किसी भी विलायक जो विलेय है उसकी मोलर सांद्रता का परिकलन कर सकते हैं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए वो कितना विलेय मिला हुआ है और विलायक हमारा कौन सा है। तो हम उस अननोन विलेय की मोलर सांद्रता का परिकलन कर सकते हैं। तो ये था क्वथनांक में उन्नयन मतलब वृद्धि। थैंक यू।